हेलो डियर रैंकर्स। तो मैं डॉक्टर अभिषेक गौतम आज आप सभी का पटवारी एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। सो आज की हमारी क्लास साइंस पे रहने वाली है और इस हफ्ते हमने कौन कौन सी क्लासेस की अगर आपने देखी होगी पहले से, तो सबसे पहली क्लास थी हमारी पॉलिटी और इकोनॉमी पे, फिर हिस्ट्री और जियोग्राफी पे, और हमारी लास्ट क्लास इस हफ्ते की वो है साइंस पे। ठीक है, तो हम इस एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारी साइंस की क्लास का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे है कि पहले हम बायोलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज, और जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से। तो आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, पूछ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा है ह्यूगो डी व्रीज, और चौथा है लैमार्क। इसका ऑप्शन होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, पर हमें क्या पता है कि इनका भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या दिया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हुए फादर ऑफ एवोल्यूशन, और जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हुए फादर ऑफ एवोल्यूशन, ये हुए फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्होंने क्या दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। सो इन्हें कहा जाता है, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, और जो लेमार्क थे इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, या करेक्टर्स। तो चार्ल्स डार्विन फादर ऑफ एवोल्यूशन, क्यों, क्योंकि इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जॉर्ज ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, इन्होंने दी थी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ह्यूगो डी वेरिडे, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का समझिए आपकी जो आपके जीन्स होते हैं उसके अंदर किसी तरह के कोई क्रोमोसोमल चेंजेस आ जाते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट से चेंजेस आते हैं, तो उसे कहा जाता है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन की थ्योरी उन्होंने दी थी, और लेमार्क ने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड ट्रेड और करेक्टर। ठीक है, सो जॉर्ज मेंडल प्रपोज द बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू द एक्सपेरिमेंट। किस प्लांट पे किया था इन्होंने किया था पी प्लांट पर। ठीक है, देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और किस पे किया था, पी प्लांट पर। तो कभी भी आपसे पूछे कि फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, तो है मेंडल। फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है, तो है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, विच लॉ स्टेट दैट ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर एंटर अ गैमेट्स। फैक्टर ऑफ पेयर एंटर गैमेट्स। सबसे पहले गैमेट्स क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो गैमेट्स दो तरह के होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, है ना। एक तो हो गया स्पर्म सेल, और एक हो गया आपका ओवा या ओवम। ठीक है, जो कि एग ले करता है बाद में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विच लॉ स्टेट दैट ओनली वन फैक्टर ऑफ पेयर, फैक्टर ऑफ पेयर। तो कोई भी जीन होता है उसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, दो फैक्टर होते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि कोई करैक्टर आया, जैसे स्मॉल टी ये टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कह रहा है कि जहाँ पे ओनली वन, कोई एक ही जा रहा है आगे, तो किसी में ये जाएगा और किसी में ये जाएगा। तो ये कौन सी थ्योरी बोलती है, ये बोलती है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलग करना, सेग्रीगेट करना। तो मान लीजिए कि एग को मिला ये और स्पर्म को मिला ये वाला कैरेक्टर। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि जहाँ पे भी डिफरेंशिएट हो रहा है, जहाँ पे भी अलग हो रहा है, जहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसकी, ट्रेड्स की। ये समझिए कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, जब गैमिट बनते हैं यानी कि स्पर्म या फिर जो एग बन रहे हैं, ओवो बन रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि 2 एलील सेपरेट्स एंड ओनली 1 एलील एंटर ईच अदर। दिखाया ना मैंने आपको ऊपर यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि कोई कैरेक्टर है वो सेपरेट होता है और कोई एक कैरेक्टर एक गैमिट में जाता है। तो ये भी गैमिट है और ये भी गैमिट है और ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला प्रश्न, एनालॉगस ऑर्गन परफॉर्म सेम ऑरिजन सेम फंक्शन, डिफरेंट ऑरिजन सेम फंक्शन, सेम ऑरिजन डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट ऑरिजन डिफरेंट फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि एनालॉगस, इसी से मिलता जुलता शब्द है होमोलोगस। तो ये ऑर्गन क्या क्या होते हैं, तो देखिए इसका तो आंसर पता है हमें कि डिफरेंट ऑरिजिन एंड सेम फंक्शन। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो आपके वर्ड होते हैं पक्षी और जो आपकी बटरफ्लाई होती है, दोनों के पास पंख होते हैं, है ना, दे हैव विंग्स। तो फंक्शन तो वो सेम कि काम क्या कर रहा है, उड़ने का, लेकिन ऑरिजिन तो अलग अलग है ना। जो एक तितली है उसके पंख में क्या होगा, हड्डी होगी नहीं, किस तरह की ब्लड कैपिलरीज या कुछ भी होगा नहीं, लेकिन जो वर्ड होगा है ना उसमें मसल्स होंगी, हड्डियां भी होंगी, सब कुछ होगा। तो सेम ऑरिजिन, सॉरी डिफरेंट फंक्शन, सॉरी फिर से सेम फंक्शन और डिफरेंट ऑरिजिन, क्योंकि ऑरिजिन में तो अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग तरीके से बन रही है, अलग अलग तरीके से निकल रही है, किसी और दोनों स्पीशीज भी अलग है, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो दोनों काम दोनों का फंक्शन क्या है, उड़ना, तो वही कर रहा है ये भी। और जो होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस होता है इस कैटेगरी में जिसमें क्या होता है कि सेम ऑरिजिन है, जैसे ह्यूमन हो गया और यहां लॉइन मान लीजिए। अब जो इनके जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है, जो ये जितने भी हमारे हाथ पैर लिम्स होते हैं, जैसे मैं ना यहाँ लिम्स लिख देता हूँ, लिम्स, ठीक है। तो एक पैर ह्यूमन का लिम का काम क्या करता है, चलने का, और एक करता है दौड़ने का, लेकिन लायन का क्या करता है, वो तो दौड़ ही रहा है उससे ना, हम तो ग्रैब भी करते हैं इससे, ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ इससे, लेकिन ये थोड़ी कर पाते ये चीज़ें, ठीक। तो क्या समझे इसमें कि ऑरिजिन सेम है, मसल्स है, हड्डियाँ हैं, सब कुछ है उसमें, ब्लड है, नर्व्स हैं, सब कुछ है, लेकिन काम तो अलग अलग है ना। इंसान हाथों से थोड़ी दौड़ रहे हैं, पैरों से दौड़ता है ना। तो ये हुआ होमोलोगस, जहाँ पे सेम ऑरिजिन होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। और एनालोगस में क्या होगा, डिफरेंट ऑरिजिन होगा और सेम फंक्शन होगा। एग्जाम्पल रखेंगे आप बर्ड और बटरफ्लाई के विंग्स इसमें, और उसमें ह्यूमन और लायन के लिम्स। आई होप आपको समझ आ गया। होमोलोगस ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ किसका, आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं। अभी मैंने होमोलोगस बताया आपको क्या कि ओरिजिन में तो सेम है लेकिन फंक्शन में डिफरेंट है। तो ये क्या किसको सपोर्ट करता है, आपको सोचिए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये देखिए वही कि ये वही थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि हम जो है पहले एप से डेवलप हुए हैं, ठीक है, तो वहां से हम आए हैं, वही ये थ्योरी कह रही है। तो इसका होगा ऑर्गेनिक या जैविक विकास। और किसको सपोर्ट करती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन मेनली ऑकर थ्रू यूज एंड डिसयूज, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कि डार्विन के अनुसार मुख्य विकास किसके द्वारा होता है। तो यूज एंड डिसयूज में क्या होगा, यूज एंड डिसयूज में पढ़ा था हमने कि कोई ऑर्गन यूज हो रहा है तो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और जो यूज नहीं हो रहा है वो वेस्टिजियल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन तो ये तो नहीं होगा, एवोल्यूशन तो नहीं हो रहा इससे, सोचते चलिए, ठीक है। म्यूटेशन में ऐसा हुआ कि कोई जीन था ऐसे ऐसे और है ना, उन जीन्स के सीक्वेंस में कुछ
चेंजेस आ गए तो म्यूटेशन होगी, तो उससे जो है एवोल्यूशन हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे होता है, उतना बड़ा नहीं आता है कि पूरी की पूरी एक रेस ही स्टार्ट हो जाए उससे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी नहीं है इसका आंसर, इसका है नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये रखना है इसका याद कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किस पे बेस्ड थी, तो ये थी डार्विन की उस पे थ्योरी पे, नेचुरल सिलेक्शन पे। अगला प्रश्न, लामार्क थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन। अब लामार्क ने क्या दी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो हम ले रहे हैं और हम अपने आगे वाले ऑफस्प्रिंग्स को दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमने अपने पेरेंट्स से लिया और हम आगे आगे अपने जो बच्चे हैं उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसका आंसर वैसे तो। सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग किस में होती है क्रॉसिंग ओवर? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी और बर्डिंग। तो देखिए, बाइनरी तो नहीं होगा क्योंकि यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। और बर्डिंग भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कोई एक ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और यहाँ से बनती है और फिर आगे जाके क्या होता है कि ये दो ब्रांचेस में निकल जाती है, कुछ ऐसे को ये दो बन जाएंगी, फिर एक की दो पर टूट के बनेगी। ठीक है, यानी कि मुकुलन होता है। फिर माइटोसिस या मियोसिस, तो देखिए ये होती है सेल डिविजन्स। माइटोसिस क्या होती है? लगभग हर सेल में होती है, जितने भी ग्रोथ सेल्स होते हैं। और मियोसिस क्या होती है? ये होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो इसका आंसर होगा मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस एंड इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशंस। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ ड्यूरिंग, कब बनते हैं हाफ? माइटोसिस में, मियोसिस में, एमिटोसिस में या फिर बाइनरी फ्यूजन में? तो ये तो बता दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रत्यक्ष विभाजन यानी कि सामने ही टूट जाना चीज का किसी का, तो ये भी नहीं होगा। ये अमीबा के जैसे टूटती है। ठीक है, जैसे कि ये टूट रही है और ये यहाँ से टूटना स्टार्ट होगी और एक टाइम आएगा कि ये ऐसे हो जाएगी दो, सेम सेम सी, तो ये तो नहीं है। अब माइटोसिस क्या कहता है? माइटोसिस कहता है कि ये बनाता है, जैसे ये एक सेल है, इसके बनेंगे दो आगे फर्दर डॉटर सेल और होंगे सेम, और सेम क्रोमोसोम नंबर होगा इसमें। जबकि मियोसिस में क्या होता है? 4 में डिवाइड होता है वो। ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और इसमें बनते हैं हैप्लॉइड यानी कि हाफ, और इसमें बनते हैं डिप्लॉइड्स यानी कि डबल, मतलब बराबर किया डबल का। ठीक है, उसका डबल। तो इसका आंसर होगा मियोसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं बाय द रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं और ये आधे बनते हैं। ठीक है, अगर 42 हुआ तो ये उसका हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे सेम नंबर बनता है जो कि उनकी पेरेंट्स का होता है, और ये सिर्फ 2 में डिवाइड होता है। तो ये कौन सी है? ये है माइटोसिस, और ये कौन सी है? ये है मियोसिस, जहाँ पे हैप्लॉइड बनते हैं। तो अगर पूछा है हाफ, कि जब क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हाफ और हैप्लॉइड सेम सेम सा वर्ड है, तो आप याद रखेंगे हैप्लॉइड हाफ, हाफ किस में आता है? मियोसिस में। अगला प्रश्न, विच साइंटिस्ट प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी? मैंने ऊपर ही कह दिया था, जैसे कि मेंडल, लेमार्क और ये, तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिए सारे, तो इसका आंसर होगा ह्यूगो डी व्रीज। Which of the following is a vestigial organ of human? वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ऐसा कोई ऑर्गन जिसे इंसान ने अब यूज करना बंद कर दिया है, जो हमारी बॉडी में अब फंक्शन नहीं करता है लेकिन अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गन थे जो हमारे पूर्वजों में थे, उनमें यूज होते थे, पर जब एवोल्यूशन चला, जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चली यूज एंड डिसयूज वाली, तो जिस ऑर्गन को हमने यूज करना बंद कर दिया वो अपने आप ही छोटा हो गया और उसका काम भी नहीं है। इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे
पहले तो यहाँ से देखते हैं, हार्ट मेन ऑर्गन है, पंप करता है ब्लड को, नहीं होगा। लीवर नहीं, मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए काम आता है। किडनी फिल्ट्रेशन काम करता है, नहीं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये रेक्टम आ गया और ये ऐसे, तो यहाँ जैसे होता है राइट साइड को इस तरफ को, ठीक। तो यहाँ पे होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, ये अपेंडिक्स। इसके अलावा थर्ड मोलर, ये किसी काम का नहीं। अब जो ऑरिकल होते हैं आपके कान के, ये किसी काम के नहीं। अब मतलब ऐसा है कि ये भी है लेकिन इनका अब कोई काम नहीं है। जैसे जानवरों में या बंदरों में क्या होता था, वो अपने कानों इन ऑरिकल्स को क्या करते थे, घुमाते थे आगे पीछे, मतलब आगे पीछे ले जा सकते थे ताकि वो किसी अगर कोई चीज़ उनके ऊपर आ रही है या कान बंद करने तो कर सकते थे। लेकिन अब हम थोड़ी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। ये जस्ट एक पिन है ना, एक ऐसे मसल मास है और कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं है। और एक कॉकेक्स करके वर्टिब्रा होती है, लास्ट वर्टिब्रा होती है, जिसे टेल बोन भी कहते हैं, तो ये भी किसी काम की नहीं। अब टेल बोन बस ये है बॉडी में, वर्टिब्रा में, ठीक है। सबसे लास्ट वाली आती है जब आपकी सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स, सबसे लास्ट होती है कॉकेक्स, तो कॉकेक्स होती है ये वाली। तो इसका आंसर होगा अपेंडिक्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या क्या हुआ, अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, ऑरिकल्स, कॉकेक्स, ठीक है। इतना भी याद रखेंगे, 4-5 नाम तो हो जाएगा आपका। सो बायोलॉजी खत्म। अगला पोर्शन केमिस्ट्री। हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? डाल्टन, रदरफोर्ड, मोजले और बोहर। तो ये दिया था मोजले ने, ठीक है, याद रखेंगे इसे। पूछ सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, और साथ ही इन्होंने हमें दिया था एटॉमिक नंबर काउंट करने का तरीका। तो सो एटॉमिक नंबर की बेसिस पर इन्होंने बनाया था, तो एटॉमिक नंबर काउंट करने का तरीका भी इन्होंने दिया था, कैसे करनी है। तो एटॉमिक नंबर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये करते हैं हम काउंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और एक होता है मास, एटॉमिक मास। तो मास करते हैं कैलकुलेट हम किस पे, आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि बोहर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, याद कीजिएगा। रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डाल्टन, ये सब लास्ट क्लास के डाले हुए हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि क्या क्या था इन्होंने दिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या थे, क्योंकि लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, बड़े अच्छे से बताया इनका एक एग्जाम्पल और इनके नाम भी, और उन्होंने क्या क्या दिए थे उस थ्योरी में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा है मोस्टली। विच एलिमेंट इज नोन एज द लाइटेस्ट एलिमेंट? इन सब में सबसे हल्का कौन सा है? तो जब हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। तो ये देखिए हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड आता है हीलियम, 1 2 ऐसे को, है ना। ये आता है, ये आपकी नोबल्स गैस है जो कि 18th ग्रुप में होती है जाके, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। सोडियम का सिंबल, तो ये तो आसान है, सबको पता है, ठीक है। हम NaCl में भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये सल्फर है। तो आपको थोड़े बहुत इनके पता होने चाहिए नाम से, मतलब इनका सिंबल क्या क्या होता है, हाइड्रोजन से लेके कम से कम भी 30 से 35 तक पता होने चाहिए आपको। और खासकर नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस होती है आपकी 18वें नंबर वाली गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैसेस? तो पहले तो याद रखेंगे हम 18वां ग्रुप है, और नोबल क्यों है, क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है। लो होती है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। सो कौन कौन से इसमें से पूछे गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन? तो आप बताइए कौन सा होगा। ऑक्सीजन नहीं, ये तो रिएक्ट करता है वैसे भी। नाइट्रोजन नहीं, ये नोबल गैसेस में आता ही नहीं है। हाइड्रोजन लाइटेस्ट है लेकिन ये नहीं है, इसका होगा आंसर होगा हीलियम। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से, तो हम याद रखेंगे हीलियम, आर्गोन, नियॉन, जीनॉन, ठीक है। तो एक थोड़ा सा होता है इनका कि ऑन 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 सा लगता है इनमें, ठीक है। रेडॉन,
तो जैसे ऐसे ऐसे नाम आएंगे, तो रेडॉन, जियोन, नियॉन, तो ये सब याद रखना आपने कि नोबल गैसेज में आते हैं 18वां ग्रुप है, और इनकी बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है, लीस्ट केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये हमारे इसमें पीरियोडिक टेबल में। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मेटल हमारे दिमाग में आता है कि मेटल सारे कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे, टफ होंगे, डक्टाइल होंगे, मेलेबिलिटी होगी, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सोडियम नहीं, हालांकि ये काफ़ी भुरभुरा सा होता है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने शायद स्कूल में देखा होगा, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने देखा होगा, भुरभुरा सा होता है, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर। आयरन तो काफ़ी हार्ड होता है, और कॉपर, इसके तो हम तारे यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, इसका होगा मरकरी। और मरकरी कहाँ यूज़ होता है, बाकी थर्मोमीटर में, क्योंकि ये एग्जैक्ट बता देता है रूम टेम्परेचर, और इसे बॉडी में, बॉडी के टेम्परेचर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। विच गैस इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन। सो ये सबको पता है कि हमें क्या चाहिए, प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। हालांकि मिक्सर होता है, लेकिन जो बेसिक हमें चाहिए होता है वो ऑक्सीजन ही होती है, वरना एयर तो मिक्सर होता है ना बाकी सब गैसेज का, जिसमें नाइट्रोजन भी है 71% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अब बढ़ रही है, और हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन हमें चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जैसे कि मैं लास्ट में बताया था पिछले वाले लेक्चर में, थोड़ा सा बता दूं आपको, इन्होंने दी थी प्लैनेटरी हाइपोथेसिस। इन्होंने किया तो इलेक्ट्रॉन पे था काम, पर इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे सन के अराउंड घूमती है सन, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ये बताया था, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं और बंदा कंफ्यूज कर सकता है इसको, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। बाकी चैडविक है नहीं, रदरफोर्ड ने तो गोल्ड फॉयल टेस्ट किया था, जिसमें बताया था कि जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये भी हो गया। तो क्या बचता है, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने ये किया था, और जिस पे इन्होंने किया था उसे बोलते थे कैथोड रे, पूछ सकते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे मेंडल ने किया था, और ये किया था इन्होंने 1897 के आसपास। तो डेट भी पूछ सकते हैं और थोड़ी थोड़ी जानकारी, और बोहर ने दी थी प्लैनेटरी हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक नंबर 1 सबको पता है ना, वन किसका होगा, हाइड्रोजन का, सेकंड होगा हीलियम का, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो बेसिकली आपको अब मेरे यहाँ से बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कम से कम 15-20 तक तो पता होना चाहिए। वैसे तो नहीं पूछेंगे, अगर पूछ ले अपने उसके लिए 20-30 तक तो पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे याद ही हो जाए आपको तो बहुत है। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। आइसोटोप हैव द सेम, एक आइसोटोप होता है, फिर एक होता है आइसोबार। तो मैंने कैसे याद रखा था कि आइसोटॉप, टॉप, ठीक है, आइसोटोप्स, तो कुछ हो रहा है, टॉप पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आइसोटोप में क्या होता है कि, चलो मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले थोड़ा बेसिक सा बताता हूँ आपको पहले, कि कोई भी मान लीजिए एलिमेंट, कोई भी मेटल है, कुछ भी है ना, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, चलो ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक नंबर यहाँ लिखा होगा और एक नंबर यहाँ लिखा होता है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो उसका एक नंबर यहाँ लिखा होगा ऊपर और एक नीचे लिखा होगा, तो इसी के बेसिस पर हम आइसोटोप और आइसोबार्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो नीचे होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और यहां होता है एटॉमिक मास, और ये होता है नंबर। अब जो एटॉमिक मास होता है ना, ये डिटेक्ट होता है, या इसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे, और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है इसे कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन पता था हमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन था न्यूट्रल था, ठीक है। तो इतना समझ गए कि ऊपर होगा एटॉमिक मास और नीचे होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेट्स से एग्जांपल, कार्बन है, कार्बन 6 क्या है इसका
एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कहाँ है? नीचे एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसमें 6 होते हैं। लग गया पता? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, एक पढ़ते हैं हम C12, एक पढ़ते हैं C13 और एक पढ़ते हैं C14 जो कार्बन डेटिंग में यूज होता है। 7 सॉरी यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 6। तो एटॉमिक नंबर सेम रहा लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो गया, समझ गए? तो जहाँ पे ये चेंज हो रहा है ऊपर वाला उसको बोलेंगे आइसोटोप्स। आइसो बार में उल्टा है, बार में क्या होता है? जैसे कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन आया 6, नाइट्रोजन आया 7। 6 7 क्या है? ये है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास कैसे चेंज हो रहा है? कार्बन का पढ़ा हमने एक 12, एक पढ़ा 13 और एक पढ़ा 14 कार्बन का ही, और ये 6 6 होता है। अब नाइट्रोजन का हुआ 14। 14 क्यों हुआ? मास में क्या क्या जुड़ता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन में तो इसके आइसो बार आ गए 12 13 14, आइसोटोप आ गए 12 13 14। पर अब देखिए C6 और 14, तो ये बोलना चाहता था मैं कि जहां पे डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट है ना, ये सेम में ही चलेगा। याद रखना आपने कि आइसोटोप होंगे सेम में ही, सेम एलिमेंट ग्रुप में, सेम एलिमेंट में, और आइसोबार होते हैं डिफरेंट में। सेम में नहीं हो सकता ना कभी भी, सेम में कैसे होंगे? यहाँ तो नीचे सेम है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास थोड़ी सेम रहेगा, तो एक ही चीज होगी ना, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन 12 कार्बन 12। तो आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट चाहिए होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट। सो डिफरेंट एलिमेंट, नाइट्रोजन है, कार्बन, और नाइट्रोजन का 7 है, तो इसका 7 के एटॉमिक नंबर और 14 क्या है? मास नंबर, एटॉमिक मास। तो मास नंबर 14 है और कार्बन का भी 14 है, लेकिन कब है ना, लेकिन ये इसका आइसोटोप की फॉर्म में है। समझ गया? अब आइसोटोप आइसोबार में क्या होता है? तो ये तो मैं बड़ा ही आपको पूरा खोल के रख दिया एक तरह से, लेकिन अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। आइसोटोप है वो सेम नंबर। सेम नंबर क्या होगा आइसोटोप में? टॉप है, टॉप है, टॉप पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब ऐसे याद रखना आपने, टॉप पे, तो टॉप पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कि नीचे क्या होगा? सेम होगा। नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किस पे होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन नहीं होगा इसमें, एटॉमिक मास नहीं होगा, एटॉमिक मास का होता है ऊपर, या मास नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब काटते चलेंगे, तो इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर। तो अब आप समझिए कि आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं। यहां लिखा भी है, आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर ऊपर हुआ और एटॉमिक नंबर नीचे हुआ। Which scientist proposed the nuclear model of atom? तो रदरफोर्ड। और क्यों? मैंने पीछे बता दिया, मैं फिर बता देता हूं। गोल्ड फॉयल टेस्ट किया था, गोल्ड फॉयल टेस्ट या एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया कि पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन सेंटर में है, किसके? न्यूक्लियस के। कि न्यूक्लियस किस किस से बना है? न्यूक्लियस इज मेड ऑफ इस चीज से, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का किसने कहा था? इलेक्ट्रॉन का कहा था बोहर ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो अभी के लिए तो आंसर होंगे ये, और इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो बोहर ने बताया था, प्लैनेटरी हाइपोथेसिस याद था ना बोहर का। ये गोल्ड फॉयल टेस्ट या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू, अच्छा सॉरी, अब चलिए बड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर, नाम नहीं है वोल्टेज तो नहीं। एम मीटर थोड़ी देर साइड रखते हैं इसको। बैरोमीटर प्रेशर के लिए। थर्मामीटर सबको पता है, घर सबके घर पे होता है टेम्परेचर के लिए। तो याद रखना आपने, एमीटर यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। और बाकी सारी एनर्जी की क्या होती है, वर्क की क्या होती है, जूल किसकी है, ये किसकी है, सब मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया है। तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि पीछे वाला लेक्चर था एसआई यूनिट पर ही, और कम से कम भी 10 से 12 एसआई यूनिट हमने वहाँ पे रिवाइज किए बार बार।
मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाले थे उसमें, ताकि हम बार बार रिवाइज करते चले, क्योंकि एक टॉपिक है, एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनाऊंगा, तो मेरा ये होता है कि एक टॉपिक में से 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो जाए एक ही उसमें, ताकि आपको याद रहता है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, सबसे पहले हमने बोला मेटल, क्योंकि बात कही मेटल की, मेटल हमें पता है कि मेटल ही है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सारे मेटल है। अब कहाँ फंसते हम, अब देखते चलिए। आयरन है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका, तो नहीं होगा। एल्यूमिनियम लीस्ट है, मेटल है लेकिन लीस्ट है। और कॉपर की तारें होती हैं। अब सबके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि कॉपर है भाई, कॉपर तो हर जगह यूज़ हो रहा है, हर वायर में कॉपर यूज़ होता है, तो कॉपर ही मारते हैं, चांदी क्यों होगा। अब सुनिए कहानी, कॉपर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है कॉपर में, एक तो रेजिस्टेंस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, आर लेस, ठीक है, एज कंपेयर टू सिल्वर। पर सिल्वर क्या है, सिल्वर बहुत महंगा है और एक लिमिटेड मेटल है। सिल्वर बहुत महंगा भी है और लिमिटेड मेटल है। आप कैसे समझे कि सिल्वर अब हर जगह थोड़ी निकल रहा है सिल्वर, और अगर सिल्वर हम तारों में डाल देंगे तो लोग तो तारे चोरी करना शुरू कर देंगे। आप खुद सोचिए, तो सिल्वर तो नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर तो हर कोई गले में डालता चलेगा सिल्वर। तो सिल्वर इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि महंगा है, प्रीसियस मेटल है और लिमिटेड मेटल है, जबकि कॉपर उससे ज़्यादा है और कॉपर बहुत सारी यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर नहीं होगा इसका आंसर, इसका एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, इसका होगा चांदी। अगर देखिए सिल्वर नहीं होता और कुछ यहाँ लेड लूट होता तब तो कॉपर आता, लेकिन बोल दिया कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होगा चांदी, ठीक है। अमंग ऑल द मेटल्स, है ना, तो याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग ऑल द मेटल। पर क्योंकि ये बहुत महंगा है और लिमिटेड है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते, बस ये है इसका रीज़न, और कुछ नहीं है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, तो ये तो पता है सबको, लैक्टोमीटर किस लिए होता है। अब याद कीजिए, लैक्टोज, कुछ दूर से याद आएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं उसमें, है ना, तो मिल्क, है ना, क्वालिटी के लिए लैक्टोमीटर। हाइग्रोमीटर ये होता है कि ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको नापने के लिए, है ना। एमीटर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के लिए। विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबको याद होगा, बचपन में हम चीज पढ़ते थे, विव ग्योर, और नाम भी पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो अब क्या याद रखना है इसमें, यहां से यहां की तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वी से लेके यानी कि वायलेट से लेके रेड की तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज करती है। इसीलिए कोई भी सिग्नल होगा वो इन कलर का होगा, रेड का होगा, ऑरेंज का होगा, ग्रीन का होगा, वायलेट का नहीं होगा। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लाल लाइट बहुत दूर से दिख जाती है एज कंपेयर टू वायलेट। पर स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम की बात करो तो 450 से लेके 940 तक नैनोमीटर तक एनर्जी की वेवलेंथ होती है, एनर्जी की इंटेंसिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करूं मैं, एनर्जी की, तो वायलेट की ज़्यादा होगी और रेड की कम। एनर्जी में एनर्जी वायलेट की ज़्यादा और रेड की कम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वायलेट जो है डायरेक्ट सन से, जब सन से आ रही है तो वायलेट सबसे ज़्यादा हमें करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ देखिए ब्लू लाइट बोलते हैं एक, तो ब्लू लाइट्स क्या होता है कि आपका दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सब कुछ है, ये ब्लू लाइट ही बता रही है हमें। और ब्लू लाइट एक और जगह से एमिट होती है, वो होती है आपके फ़ोन से, टीवी से, है ना, इन सब से ब्लू लाइट एमिट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको फ़ोन को ज़्यादा पास से मत देखो। क्यों? अगर ज़्यादा पास से देखोगे तो ब्लू लाइट जो है ज़्यादा आंखों में जाएगी और आंखों ख़राब करेगी, क्योंकि हाई एनर्जी होती है उसकी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी ब्लू लाइट, सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगी रेड लाइट। तो हमारा क्वेश्चन आपको शायद अब समझ आ गया। पहले तो ये याद हो जाए, विव ग्योर,
दूसरी चीज़, जब आगे की तरफ को जा रहे हैं आप तो आपकी वेव लेंथ बढ़ती जा रही है, तो वेव लेंथ बढ़ती जा रही है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी ज़्यादा दूर तक जाएगी, मतलब ऐसे याद रखना आपने। पर एनर्जी की बात करें तो वायलेट की ज़्यादा होगी और रेड की कम होगी। और मैंने इसे एग्जाम्पल दिया आपको ब्लू लाइट से, क्योंकि फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है, इसीलिए मना करते हैं कि ज़्यादा पास से दिखनी चाहिए या पूरे दिन नहीं दिखनी चाहिए फ़ोन स्क्रीन कुछ भी। तो विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्वियसली अब रेड होगा, ग्रीन तो नहीं होगा, यहाँ पे बीच में ब्लू भी नहीं होगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है पर वेवलेंथ ज़्यादा नहीं है, और वायलेट भी नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले यही तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है वायलेट की। विच मिरर इज यूज एज द रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल? अब आप में से गाड़ी चलाते होंगे, सभी चलाते होंगे गाड़ी बाइक कुछ भी, तो आपको पता होगा कि कौन सा मिरर यूज़ करते हैं वहाँ पे, और आते हैं क्वेश्चन आते हैं इससे यूपीएससी में, सॉरी यूपीएससी नहीं पर एचएस और अलाइड जैसे एग्जाम में तो आते हैं, लास्ट टाइम भी आया, आप चेक कर लीजिएगा 25 वाला। तो अब क्या हो रहा है, देखिए मिरर 3 तरह के होते हैं वैसे तो, एक प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, एक हो गया ऐसे को अंदर को कॉनकेव, और एक हो गया कॉन्वेक्स ऐसे बाहर को जिसका पेट निकला हुआ कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव। केव मैंने यहाँ से याद रखा था कि केव किसी अंदर की तरफ होती है, तो केव की तरह, ठीक है। और ये प्लेन, तो हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो आपको ज़्यादा वाइड व्यू देता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है चीज़ों को छोटा करता है, तो जब चीज़ें छोटी हो जाएंगी ना तो आप ज़्यादा दूर तक देख सकोगे। जब आप पीछे मिरर में देखोगे ना तो आपको ज़्यादा पीछे तक दिखेगा कि क्या क्या आ रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है। कॉन्वेक्स करता है मैग्नीफाई। तो अगर इमीडिएटली आपके पीछे को गाड़ी होगी ना तो उसी को ही दिखाएगा, उसी की तरफ वो बहुत ज़्यादा जूम कर देगा, आपको वही से दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सामने ही आ चुकी गाड़ी, पर ऐसा नहीं, वो दूर होगी वो। और ये क्या करता है, ये चीज़ों को शॉर्ट कर देता है, यानी आपके व्यू को शॉर्ट कर देता है। तो हमें क्या चाहिए, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, खुद सोचिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल पास का व्यू चाहिए या बहुत ज़्यादा दूर का व्यू चाहिए कि मेरे को सब कुछ दिख जाए एक बारी में, कि पीछे गाड़ी आ रही है, पीछे मतलब ऐसा कि जो जो चीज़ें आ रही है पीछे काफ़ी दूर तक दिख जाए मेरे को, तो मेरे को चाहिए ज़्यादा दूर तक दिखने वाला, तो कॉन्वेक्स। इसलिए रेयर व्यू में कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, कॉनकेव नहीं। और प्लेन मिरर तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर हो गया आपका जो हम बिल्कुल सामने देखते हैं, जिससे हम घर पे होता है, वॉशरूम में होता है, वो वाला मिरर है, तो वो तो यूज़ करेंगे नहीं। और सिलिंड्रिकल मिरर जो है इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, तो ये भी यूज़ नहीं करते। और ये लिखा हुआ देखिए, क्योंकि ये वाइडर फील्ड देता है कॉन्वेक्स। जो आपका फेस वाला होता है ना वहाँ बेसिकली एक कॉनकेव मिरर होता है, ताकि वो ज़्यादा आपके चेहरे को ज़्यादा दिखाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? कुचालक। ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, तो रबर। और बोलते भी हैं जब भी बिजली वाला काम करो तो जूते पहन के, रबर वाले ग्लव्स पहन के काम करो, ठीक है, क्योंकि रबर इंसुलेटर है। अगला प्रश्न, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ रेनबो? अब मैंने क्या कहा था, विव ग्योर, विव ऐसे याद ही कर लेना आपने इसको, विव ग्योर। अब विव ग्योर क्या कर रहा है, रेनबो है, सबने देखा होगा। कभी गौर किया आपने कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा दिखेगा हमें? अब मैंने पीछे एक एग्जाम दिया था कि मैं आगे को जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है एनर्जी, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है सॉरी, और यहाँ पे कम होती जा रही है। पर वेव लेंथ यहाँ कम है और यहाँ जाते जाते को, रेड की तरफ जाते जाते को वो ज़्यादा हो जाती है। तो रेड लाइट हमें बहुत दूर से दिखती है। कभी रेलवे के जंक्शन में देखना आपको, तो रेड लाइट के ही वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लगे होते हैं, या ऑरेंज लाइट के लगे होंगे, तो वो ज़्यादा दूर से दिखती है। तो यही कारण है कि जब रेनबो आएगा तो सबसे ज़्यादा या सबसे ऊपर हमें रेड कलर दिखेगा, और इसका आंसर होगा रेड। अगली बार आप कभी देखोगे रेनबो तो आप जरूर गौर करना कि आपको रेड दिखेगा ही दिखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज उसके साथ ही दिखता है, मिक्स ही शेड होती है, फिर दिखता है येलो कलर, फिर कहीं ग्रीन जाके दिखता है, और ब्लू कभी आपको दिखेगा ही नहीं, शायद दिख जाए पर नहीं दिखता वैसे तो, मतलब बड़ा मुश्किल है, कोई बड़ा ही क्लियर रेनबो ना बन जाए
तब तक, या बड़ा ही पास ना हो रेनबो आपके, क्योंकि उसकी क्यों हो रही है, अब आप कह सकते हो क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। तो आप जितना दूर होंगे रेनबो से आपको ये कम कलर दिखेंगे। अगला प्रश्न, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड को चाहिए कोई मीडियम, कोई भी मीडियम, मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्या मीडियम है, हवा, ठीक। और क्या चाहिए, लिक्विड, पानी के अंदर सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सबसे ज़्यादा दूर तक जाती है पानी के अंदर। कभी पानी के अंदर ऐसे कभी आप नहाए हो तो उसके अंदर टक टक करना पत्थर की, कितनी दूर तक जाती हो, ठीक है। गैस तो है ही है, और सॉलिड भी एक मीडियम है भेजने का। पर वैक्यूम में क्या होता है, कोई मीडियम ही नहीं होता है, नो मीडियम, तो कोई मीडियम ही नहीं है तो क्या होगा, जीरो। सो आंसर होगा वैक्यूम। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर था, ये गुड पूछा हुआ। तो अब देखिए रबर क्या है, इंसुलेटर, 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 और ये मेटल। पर हमें पता है कि इससे भी ऊपर एक और है, वो है आपका सिल्वर। द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और याद रखना मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इसको 5/18 से किया है, चलो ये मैथ वाला आ गया तो ठीक है कोई नहीं, पर याद रखना पड़ेगा आपको 10⁸ सो आई थिंक आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है। तो अब अगले हफ्ते हम इससे मिलेंगे पूरी साइकिल के साथ, जहाँ पे हम अपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स अपडेट करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।